दोस्तों, यदि आप एक्सेल में बीबीए की थोड़ी बहुत जानकारी रखते होंगे तो आपको एक चीज़ पता होगा कि यदि आप कोई भी टास्क को ऑटोमेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक्सेल में बीबीए का यूज़ करना होता है। सेम उसी तरीके से ही यदि आप गूगल शीट में काम कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए कि गूगल शीट में जो भी टास्क को ऑटोमेट किया जाता है उसके लिए जो कोडिंग की जाती है उसके लिए हम जावा लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपने डेटा में जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज़ करके अपने टास्क को जो है फिल्टर किस तरीके से कर सकते हैं। इट मीन्स डेटा को कैसे फिल्टर कर पाएंगे, साथ ही साथ जो भी डेटा को आप फिल्टर करें उस नाम से सीट भी कैसे क्रिएट करेंगे। यदि सीट मौजूद है तो केवल डेटा ही जा करके फिल्टर हो जाए। तो इसे समझने के लिए मैं एक बार आपको ले चलता हूँ अपने गूगल शीट में। तो यहाँ पे मैंने देखिए बनाई है छोटी सी डेटा और यहाँ पे मैंने एक मैंने एक बटन भी क्रिएट की है। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने फ़िल्टर नाम से जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो फ़िल्टर नाम से एक बटन यहाँ पे बना हुआ है और मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इंटर नेम इन द बॉक्स। तो इंटर नेम इन द बॉक्स में आप जो भी नेम टाइप करेंगे, यदि वो डेटा यहाँ इस डेटा में मौजूद होगा तो उस नाम उसकी पूरी डेटा जो है फिल्टर होगी, साथ ही साथ उस नेम से एक सीट भी क्रिएट हो जाएगी। और यदि आप दोबारा उसी नेम से फिल्टर करते हैं तो यदि सीट उस नेम से क्रिएट हुई है तो केवल डेटा ही पेस्ट होगी, उस कंडीशन में सीट क्रिएट नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मुझे जो डेटा एक्चुअल में मैं यहाँ कैंसिल बटन दबा देता हूँ। कैंसिल बटन दबाते ही ये स्क्रिप्ट फिनिश हो जाएगी। तो मैं थोड़ा सा इसको डेटा को थोड़ा आइडिया देता हूँ। ये देखिए कुछ डेट हैं, ये डेट है और डेट में ये हमारे पास प्रोडक्ट यहाँ पे आ रही हैं। उसका जो सेपरेटली ये क्या मॉड्यूल है, क्या इसमें कौन से आइटम्स हैं, किस रेंज की हैं, वो डिटेल यहाँ पे दी हुई है। तो हम ये चाहते हैं मॉड्यूल वाइज जो होता है यहाँ पे हम टैब बनाएं और जैसे जब भी हम यहाँ पे फिल्टर के लिए उस नेम को टाइप करें तो वो डेटा जो होता है उसी सीट में जाती रहे। यदि सीट मौजूद नहीं है तो सीट क्रिएट हो, डेटा फिल्टर हो जाए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बटन बना दी है और यहाँ पे मैं फिल्टर नाम पर क्लिक करता हूँ तो स्क्रिप्ट यहाँ से रन होगी और आपको यहाँ पे वो नेम टाइप कर देना है, अल्ट्रावुड, और यहाँ पे अगर और फिर आपको ओके कर देना है। तो अभी आप यहाँ पे देखिएगा ये अल्ट्रावुड नाम से एक सीट भी क्रिएट हो गई और ये देखिए पूरा का पूरा डेटा जो होता है यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब मान लीजिए एग्जाम यहाँ पे अभी आप देखिएगा, जस्ट मैं आपको यहाँ नीचे इसको दिखाता हूँ। ये देखिए तो यहाँ पे ये पूरा 264 लाइन आइटम यहाँ पे जो भी इस मेन डेटा में थे वो फिल्टर हो करके इस सीट में आ गए हैं। अब जैसे कि ये सीट यहाँ पे पहले से क्रिएट है और मान लीजिए दोबारा हम यहाँ फिल्टर अल्ट्रावुड नाम से कोई एक आइटम यहाँ पे और डाल देते हैं तो उस कंडीशंस में आप देखिएगा कि क्या डेटा जो होता है क्या सीट दोबारा क्रिएट होती है या नहीं। तो हम इसको एक बार दोबारा यहाँ से चल के जस्ट मैं कीबोर्ड से यहाँ पे डाउन कर लेता हूँ और जस्ट यही नीचे जा कर के इस डेटा को पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे डेट को मैं बदल देता हूँ। ये देखिए मैं कर देता हूँ, जैसे आज तारीख है 15 और महीना है 5 और मैं इंटर दबाता हूँ। तो अभी ये देखिए यहाँ पे हो चुका है, ऐड हो चुका है, मतलब ये डेटा में 15/5 यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो अब मैं चलता हूँ दोबारा से, मैं फिर से चाहता हूँ कि अब ये जो मैंने नया डेटा एंट्री की है वो भी फिल्टर हो करके मेरा उसी सीट में चला जाए, अल्ट्रावुड वाली सीट में। तो इसके लिए दोबारा से हम लोग चलते हैं इनपुट बॉक्स, यहाँ से पर क्लिक करके फिल्टर डेटा पे क्लिक करते हैं और ये देखिए प्रॉम्प्ट यहाँ पे आ चुका है। फिर से आपको वहीं टाइप करना है क्योंकि ये अल्ट्रावुड का ही है डेटा, तो अल्ट्रावुड नाम आपको टाइप करना है और यहाँ से ओके दबा देना है। तो अभी हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए फिनिश हो गया स्क्रिप्ट और हम लोग चलते हैं, ये देखते हैं 15/5 की ये जो डेटा है क्या यहाँ नीचे आई कि नहीं। ये देखिए 15/5 की जो डेटा है वो यहाँ पे आ चुकी है। सेम इसी तरीके से मैं आपको एक और एंट्री दिखा देता हूँ। मान लीजिए इस बार मुझे जो होता है सरफेस बॉक्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और फिर से मैं चलता हूँ इनपुट बॉक्स में। अब मुझे जो होता है इस नाम से जो होता है फ़िल्टर करना है तो ये ऑटोमेटिक ये गूगल शीट इसमें चेक कर लेगा कि सरफेस बॉक्स नाम से अगर सीट है कि नहीं है। यदि है तो डायरेक्ट डेटा पेस्ट करेगा, यदि नहीं है तो सीट क्रिएट करेगा और वहाँ पे डेटा फिल्टर कर देगा। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल V करता हूँ और यहाँ पे ओके दबा देता हूँ।
तो अभी आप देखिए सरफेस बॉक्स नाम से भी एक सीट यहाँ पे क्रिएट हो गई और वो जो डेटा है सरफेस बॉक्स की उस मेन डेटा से यहाँ पे फिल्टर हो करके आ गई है। तो दोस्तों इस तरीके से ये स्क्रिप्ट काम करता है और आज मैं आपको ये कोड बताने वाला हूँ कि किस तरीके से ये कोड जो होता है काम करता है। तो ये कोड एक्चुअली मैं पूरा बना चुका हूँ, तो मैं ज़्यादा क्योंकि ये कोड थोड़ा सा लंबा है और इसकी मैं जो प्रैक्टिस फाइल है जो होता है अपने वेबसाइट पे डाउनलोड कर दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड भी कर लीजिएगा। तो ये सब थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैं डायरेक्ट जो होता है इसमें काम कैसे करता है और एक एक स्टेप को मैं बारीकी से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए इसे सीख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं सीधे अपने गूगल शीट में और ये मैंने जावा स्क्रिप्ट का जहाँ पे कोड लिखा जाता है उसको मैंने डायरेक्टली ओपन कर लिया है। वैसे अगर आप मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ कि कैसे आप जावा स्क्रिप्ट का कोड जावा स्क्रिप्ट पे आप जहाँ पे कोड लिखी जाती है उस विंडो पे कैसे पहुँचेंगे। तो इसके लिए आपको टूल्स में जाना है और टूल्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट एडिटर में जाना है। ये वीडियो उन्हीं लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा जिनको जो होता है थोड़ा जावा स्क्रिप्ट के बारे में नॉलेज होगा, बट जिन लोगों को नॉलेज नहीं होगा वो कैसे आप जो होता है अपने यूजेबल बना सकते हैं, मतलब इसमें कहाँ कहाँ चेंजेस करके आप डेटा को अपने यूज़ में ला सकते हैं, वो चीज़ें मैं इसमें क्लियर कर दूँगा। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट में जब भी आप यहाँ पे कुछ भी लिखना स्टार्ट करते हैं, जैसे आप एक्सेल में बीबीए वगैरह लिखते हैं तो वहाँ सब फंक्शन से स्टार्ट करते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पे हम फंक्शन से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन के बाद जो आप यहाँ पे पैरामीटर्स जो यहाँ पे यूज़ करते हैं, जो भी वेरिएबल या जिस नाम से आप फंक्शन क्रिएट करते हैं वो नाम, जैसे आप बीबीए में मैक्रो वगैरह बनाते हैं तो वो मैक्रो का एक तरीके से ये नाम है ऐड मेन्यू। ऐड मेन्यू एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे यूआई होता है, यूआई का मतलब होता है यूज़र इंटरफेस। तो ये यूज़र इंटरफेस जैसे कि आप यहाँ पे देखें, ये जो यहाँ पे मेन्यू बार यहाँ जो बन के आ रहे हैं तो वो यूआई होते हैं। गूगल शीट में इसको हम यूआई के नाम से जानते हैं, तो यूआई के नाम से ही मतलब यहाँ पे काम होता है। तो यूआई जो यहाँ पे देखिए मैंने हेडिंग भी डाल दी है कि हम एक्चुअल जो यहाँ पे भी कोड हमने लिखा है वो कोड यहाँ पे क्या कर रहा है। ये जो कोड मैंने लिखी है वो सिंपली इस मेन्यू को क्रिएट करने के लिए मैंने लिखा, जो ये इनपुट बॉक्स के नाम से दिया हुआ है। तो कैसे लिखेंगे इसको आप देखिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक वेरिएबल जो है वेरिएबल जो होता है डिफाइन करना होता है, मतलब जो भी हम डेटा बनाएं तो उसको कहीं स्टोर करना होता है। तो वो जो डेटा स्टोर होती है वो एक वेरिएबल में जाके स्टोर होती है। ये तो हम इसको कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया एसएस को मैंने एक वेरिएबल बनाया और एसएस की में वो सारी प्रॉपर्टी डाली जो गेट यूआई से हमको मिल रही है। तो लिखेंगे कैसे आप, सबसे पहले स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट यूआई यहाँ पे आपको प्राप्त करना है। गेट यूआई जैसे ही आपको मिलेगा तो उसके बाद मतलब यूआई की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो अब एसएस में ट्रांसफ़र हो चुकी है। मतलब कहने का ये होता है कि जो हमारा स्प्रेडशीट और जो यूआई है, जो यूज़र इंटरफेस के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स होते हैं वो अब एसएस को ट्रांसफ़र हो चुका है। सेम इसी तरीके से अब जो एसएस को अब हमें इतना बड़ा कोड हर बार नहीं लिखना है और ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अब इसमें ट्रांसफ़र हो चुकी है, तो हम इसी वर्ड को अब आगे कैरी करते जाएंगे। तो हम अब यूआई में जो हमें डालना है, मतलब जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना इनपुट बॉक्स, ये अगर हम यहाँ पे चलें तो ये देखिए इनपुट बॉक्स यहाँ पे ये वही चीज़ लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप यहाँ से कुछ भी चेंज, अगर इनपुट बॉक्स की जगह कुछ और नाम यहाँ पे दे देंगे तो वो जो होता है मेनू बार पे वहाँ दिखाई पड़ेगा। तो हमें एक मेन्यू क्रिएट करना है और मेन्यू जो क्रिएट करना है वो मैंने इनपुट बॉक्स के नाम से क्रिएट कर दी है। तो कैसे आप इनपुट ये मेन्यू क्रिएट करेंगे, तो एक इसके लिए मैंने वेरिएबल जो होता है यहाँ पर डिफाइन किया, वो है वेर ऐड मेन्यू। ऐड मेन्यू इक्वल टू अभी जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हैं वो अब इसको ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। तो हमें इतना बड़ा कोड लिखने के बजाय केवल हम एसएस को ही लेके चलेंगे। तो एसएस डॉट क्रिएट मेन्यू करने के बाद आपको सीधे मेन्यू का नाम देना है, वो भी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। उसके बाद ये आपको सेमी कॉलन हर स्टेप के बाद लगा देना है। इससे क्या हो जाएगा, सेमी कॉलन लगाने से आपका ये क्लियर हो जाएगा कि आपने एक लाइन कंप्लीट
कर लिए। तो ये यहाँ पे आपको सेमीकोलन देना है। फिर अब जैसे ही आपका मेन्यू क्रिएट होगा तो उसके अंदर जो होता है मेन्यू में आप क्या रखना चाहते हैं, क्या जैसे ही उस बटन को दबाए तो क्या एक्शन होनी चाहिए, वो मैंने जस्ट नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने फिर से एक वेरिएबल डिफाइन किया और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ और मेथड हैं वो मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। तो ऐड मेन्यू में जो मैंने इनपुट जो यहाँ पे क्रिएट की है, ऐड मेन्यू में एक मैंने आइटम डाला जो कि फ़िल्टर नाम से है। और ये जैसे ऐड आइटम करेंगे तो सबसे पहले आपको उसका नाम देना होता है। जैसे कि अब मैं यहाँ पे चलूँ और यहाँ पे देखिए ये फ़िल्टर नाम से यहाँ आ रहा है। अब फ़िल्टर ये अब यहाँ पे अगर आपको जो यहाँ फ़िल्टर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे अगर आप कुछ भी चेंज के मतलब यहाँ पे कोई और नाम देंगे तो वो वहाँ पे उसी तरीके से वो नाम भी वहाँ शो होगा। और जो भी नाम लिखना है होगा उसे आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। उसके बाद जैसे ही वो फ़िल्टर बटन पे दबाए तो उसके बाद कौन सा फंक्शन आपको करवाना है उस फंक्शन का नाम आपको यहाँ पे देना होता है। तो अभी चूँकि ये फंक्शन जो होता है बाद में मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन करके रखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे ये सारा फंक्शन लिखा हुआ है। जैसे ये फ़िल्टर डेटा है ना, ये जो फंक्शन है इसको मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है कि मतलब जब ये बटन को दबाएगा तो इस फंक्शन को कॉल हो जाएगी, जो कि मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। मतलब जैसे वो फ़िल्टर बटन पे प्रेस करेगा और डेटा वहाँ पे फ़िल्टर हो जाएगी, उसके लिए कोडिंग मैंने नीचे की है। तो ये आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, उसके बाद आपको सेमीकोलन दे देना है। इसके बाद जो मेन्यू है उसको जो ये सारे एक्टिविटी हमने की है उसके बाद आपको ऐड टू यूआई में डाल देना है। मैंने ये सारा जो होता है यूज़र इंटरफेस में पूरा ऐड हो जाए। तो ये पूरा एक लाइन है एक सिर्फ इस मेन्यू को क्रिएट करने के लिए। वैसे दोस्तों ये एडवांस लेवल का वीडियो है। यदि आप जो होता है जावा की बेसिक वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ जो होता है इसे शेयर कीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं अगर आप कमेंट वगैरह करते हैं तो मैं इसके लिए बेसिक लेवल की वीडियोस भी बनाना शुरू कर दूंगा। तो दोस्तों अब ये देखिए ये हमने ऐड मेन्यू का जो यहाँ पे आइकन जो आप मेन्यू यहाँ पे आप देख रहे हैं वो यहाँ पे ऐड हो जाती है। लेकिन एक चीज़ आपको जब प्रॉब्लम आएगी वो ये होता है कि आप जब इस तरीके से आप कोड लिख लेते हैं तो मेन्यू तो वहाँ दिखाई पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप रिफ़्रेश करेंगे ना तो वो मेन्यू जो है वहाँ पे हट जाएगी। जैसे मैं मेन्यू हट जाती है तो इसके लिए मैंने एक यहाँ पे कंडीशंस लिख दी है। कंडीशंस क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो ये है कि जैसे ही रिफ़्रेश हो या फिर जैसे ही वो सीट बंद करके ओपन हो तो यहाँ पे एक मैंने फंक्शन लिख दिया है, फंक्शन ऑन ओपन। मैं एक्चुअली आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ कि मैं इसको जो होता है कमेंट के लिए आपको डबल स्लैश का यूज़ करना है। तो वो जो डेटा है उसमें जो आपने ये लाइन लिखी हुई है तो जो इसको गूगल सीट है इसको एज ए कमेंट मान लेगा और इसमें जब रन कराएंगे आप फंक्शन तो ये एरर वगैरह नहीं मैसेज देगा। तो मैं इसको एक बार सेव करता हूँ और सिंपली इसको रन करता हूँ। मैंने इसको सेव किया और ऐड मेन्यू के नाम से जो मेरा मैंने फंक्शन बनाई है इसको मैं रन करता हूँ। एक बार आपको दिखाता हूँ। तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है, अभी यहाँ पर रन भी हो गया और यहाँ पे देखिए अब इनपुट बॉक्स यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन मैं इस डेटा को जो होता है एक बार आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये थोड़ा सा नेट स्लो है और ये लोड हो रहा है अभी डेटा, और देखिए अभी लोड हो जाता है तो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में आपको यहाँ पे देखिए वो जो मेन्यू है वो मेन्यू आपको यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये जब तक आप इस फंक्शन को एक्टिवेट नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं चलता हूँ एक बार फिर से अपने स्क्रिप्ट एडिटर में और मैं दिखाता हूँ। एक्चुअल में वो जो फंक्शन मैंने वहाँ पे लिखी हुई थी रिफ्रेश और या फिर सीट जब रीओपन होगा तो वो फंक्शन ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। अभी मैंने जो होता है इसको जो होता है एज ए कमेंट कर दिया है तो ये जो होता है वहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो मैं इसको जो होता है फिर से कमेंट यहाँ से हटा देता हूँ इसका, और इसको आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कमेंट मैंने यहाँ पे मतलब ये लाइन मैंने क्यों लिखी है। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद एक बार मैं इसको रन भी कर देता हूँ तो वो जो मेन्यू है वो वहाँ पे मेनू बार में दिखाई पड़ने लगेगा। तो इस तरीके से ये आपको ऊपर में पहला जो कोड था उससे हमने मेन्यू क्रिएट की और मेन्यू जो है हमेशा वो वहाँ पे दिखाई पड़े तो उसके लिए मैंने यहाँ पे फंक्शन लिख दिया ऑन ओपन। जैसे ही वो सीट ओपन हो
ये तुरंत इस फंक्शन जो ऐड मेन्यू है इसको कॉल कर ले। ये जो ऊपर में मैंने ऐड मेन्यू नाम से फंक्शन बनाया है इसको ये कॉल कर लेगा ऑन ओपन या रिफ्रेश होने पे। तो ये हो गया यहाँ पे। इसी तरीके से आपको लिखना है, ये देखिए यहाँ पे लिखना है फंक्शन ऑन ओपन, डबल जो होता है ब्रैकेट को ओपन करना है, फिर करली ब्रेसेस के अंदर ये कंडीशन आपको लिखनी है। तो अब ये तो हो गया नॉर्मली यहाँ पे मेन्यू क्रिएट करना और मेन्यू हमेशा दिखाई पड़ता रहे, उसके लिए कोडिंग यहाँ पे हमने कर ली है। अब ये जो एक्शन है जैसे कि वो बटन पे दबाए और डेटा फिल्टर हो, तो उसके लिए कोडिंग जस्ट यहाँ पे नीचे दी गई है। तो अभी देखिए यहाँ पे जो हम बना रहे हैं, तो ये जो लाइन है ये यहाँ तक लाइन है जो इसमें हम डेटा को फिल्टर करने के लिए जो होता है पूरा कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले कोड कैसे लिखते हैं वो आप देखिए। तो कोड लिखने के लिए फिर जैसे कि हर एक एक्टिविटी को कहीं स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल का यूज़ करना होता है। तो इसके लिए फिर मैंने एक जो होता है वेरिएबल बनाई और इस वेरिएबल में हम ये कह रहे हैं कि हमें स्प्रेडशीट ऐप को एक्टिवेट करना है और उसमें जो भी हमारा एक्टिव स्प्रेडशीट है वो वहाँ पे चले जाना है। तो कैसे लिखेंगे आप, वैर एसएस। आप यहाँ पे ये जो वेरिएबल एसएस, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसी वेरिएबल को लें, आप कोई भी नाम ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप वेरिएबल वैर एसएस इक्वल टू स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट एक्टिव स्प्रेडशीट, आपको डबल इन्वर्टेड जो ब्रैकेट है इसको ओपन और क्लोज करके ये लाइन को क्लोज करने के लिए आपको सेमीकोलन यहाँ पे देना है। उसके बाद यहाँ पे फिर हमें दूसरा एक वेरिएबल लेना है और उसमें जो भी हम एक्टिविटी करेंगे इसमें हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो फिर से हम वहीं पे लिखेंगे स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट यूआई आप जैसे कि मैंने जस्ट ऊपर में आपको बताया कि वो जो हमारा यूआई है उसी को हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा डॉट गेट यूआई और यहाँ पे मैं इसको जो होता है इस तरीके से सेमीकोलन देता हूँ और ये इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पे ये हो जाए, ये एक लाइन कंप्लीट होती है। उसके बाद जैसे ही हम यूआई को यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके बाद वैर सीट नेम, मतलब हमें उस सीट को भी फाइंड आउट करना है जहाँ से हमें डेटा को फिल्टर करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा एसएस। एसएस क्या है, ये आपका एक्टिव स्प्रेडशीट है। तो एसएस डॉट गेट सीट बाई नेम, तो यहाँ पे अभी आप जो यहाँ पे देखेंगे ये जो सीट है जहाँ से हमें डेटा को फिल्टर करना है ये सीट 16 है। तो हमें जो इस सीट को फाइंड आउट करना है तो हमने गेट एसएस डॉट गेट सीट बाई नेम और उस सीट का नाम दे देना है जिस सीट से आपको डेटा फिल्टर करानी है। तो आप यहाँ पे अपने डेटा के अकॉर्डिंग, आपके सीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे नाम चेंज कर लेना है, तो आपका उस सीट पे वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसी तरीके से आप उस सीट में जब चले जाएंगे तो हमारा डेटा जो होता है डायनेमिकली अपडेट होता रहे। इट मीन्स कि हम जो होता है मान लीजिए उसमें डेटा ऐड करते रहें तो हमारा हर बार वो लास्ट जो डेटा एंट्री है वो कैप्चर करता रहे। तो उसके लिए हम यहाँ पे एल रो भी फाइंड आउट कर ले। एल रो का मतलब है लास्ट रो, हमारे डेटा का लास्ट रो क्या है। तो आप यहाँ पे जो वेरिएबल एल रो इक्वल टू हमारा जो सीट नेम है, ये जो वेरिएबल, ये जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया था सीट नेम, उसमें से हमें गेट रेंज A1, मतलब हमें इस डेटा से ही जो होता है फाइंड आउट कराना है। ये देखिए मेरा A1 है तो गेट A1 और गेट A1 में हमें गेट डेटा रीजन, हमारे गेट डेटा रीजन का मतलब ये हो गया कि A1 से जहाँ तक हमारी डेटा बनी हुई है उस पूरी डेटा को हमें चेक करना है और उसका हमें लास्ट रो फाइंड आउट कर लेना है। तो कैसे लिखेंगे, डॉट गेट डेटा रीजन, फिर आपको डबल जो ब्रैकेट है उसको ओपन और क्लोज करके डॉट गेट लास्ट रो और यहाँ पे ये आपको बंद कर देना है, सेमीकोलन लगा देना। इसी तरीके से हमें डायनेमिकली अगर हमें कॉलम भी अपडेट करते रहना कर रहे हैं, हमारे डेटा में कॉलम भी ऐड हो रहा है, तो इस तरीके से हमें डायनेमिकली उसको भी फाइंड आउट करते रहें। तो इसके लिए हमने एल कॉलम का मतलब हो गया लास्ट कॉलम, उसको भी हम डायनेमिकली फाइंड आउट कर लेंगे। तो सीट नेम डॉट गेट लास्ट कॉलम और इस तरीके से हमारा डेटा का लास्ट कॉलम भी फाइंड आउट हो जाएगा। अब वो जो हमें रो और कॉलम जब फाइंड आउट हो जाएगा तो हमें वहाँ पर उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं उस वैल्यूज़ को भी फाइंड आउट करना है कि इस जो रेंज हमने लास्ट रो लास्ट कॉलम फाइंड आउट की उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज़ हैं। तो वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे उसे हम देख लेते हैं। तो उसको हम कैसे करेंगे वो देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया गेट डेटा। गेट डेटा से मतलब ये हो गया कि हमारा जो वैल्यूज़ हैं वो सारे इस डेटा के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगी। तो हमने सीट नेम डॉट गेट रेंज और ये 1,1 का मतलब ये होता है कि किस रो से आप स्टार्ट करेंगे और किस यहाँ पे जो दूसरा स्टेप है वो कौन से कॉलम से स्टार्ट करेंगे। तो हमें फर्स्ट रो से स्टार्ट करना है, फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, मैंने कितने रो नीचे जाना है और कितने कॉलम आगे जाना है। तो हमें जाना है लास्ट रो, हमारा जो सबसे डेटा का लास्ट रो वहाँ तक जाना है और हमारा जो डेटा का लास्ट कॉलम है वहाँ तक जाना है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे फर्स्ट कॉलम
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जो पहली वैल्यूज़ है ये आपको रो बताएगा, दूसरा जो वैल्यूज़ है वो कॉलम बताएगी, और इसी तरीके से जो हमारा और यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा मेरे कर्सर में इशू है और कोई बात नहीं, और हम यहाँ पे चलते हैं। और ये देखिए हमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में हमें जब ये पता चल गया कि हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से चल के लास्ट रो और लास्ट कॉलम तक जाना है, तो उसके अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए डॉट गेट वैल्यूज़, और यहाँ पे दो जब आप यूज़ करेंगे तो गेट वैल्यू और गेट वैल्यूज़ दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो गेट वैल्यू क्या होता है, सिंगल सेल में जब वैल्यू होती है तो वहाँ के लिए यूज़ करते हैं, और गेट वैल्यूज़ का मतलब होता है जब आपके पास रेंज में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे गेट वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे, उसके बाद आपको सेमीकोलन दे देना है। तो यहाँ पे अब आपका जो है पूरा ये जो डेटा है वो इसके अंदर जो पड़ी हुई है वो पूरा कैप्चर हो चुकी है। अब जब ये पूरा कैप्चर हो चुकी है तो अगर आप इसे देखना चाहते हैं कि इसके अंदर कौन सी वैल्यूज़ हैं, तो उसके लिए आप console.log ये यूज़ कर सकते हैं, या फिर logger.log का भी यूज़ करके आप इसे चेक कर सकते हैं। गेट डाटा, इसमें एक्चुअली आप देखिएगा ये जो जावास्क्रिप्ट है ना ये केस सेंसिटिव होता है, तो आप जिस तरीके से यहाँ पे आपने जो भी अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए हैं उसी तरीके से आपको यहाँ पे लिखना होगा, क्योंकि अगर आपने हल्का सा भी मिस्टेक की तो एरर आपको आ जाएगी। तो मैंने इसको डेटा को सेव किया, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। और ये जो मैंने लॉगर लॉग यहाँ पे यूज़ किया है, और एक्चुअली ये ऐड मेन्यू फंक्शन को यहाँ पे रन कर रहा है, तो मुझे ऐड मेन्यू नहीं करना है, मुझे फ़िल्टर डेटा को यूज़ करना है। फ़िल्टर डेटा को रन कराते हैं क्योंकि मैंने उसमें कई सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं। तो वो अब देखिए कंसोल इज़ नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पे एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आया इसको हम देख लेते हैं। console.log यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ चुका है, तो इसको हम console.log न करते हुए हम इसको कर लेते हैं logger, ये रहा logger.log, और ये गेट डेटा। उसके बाद मैं सेव करता हूँ और फिर से मैं रन कराता हूँ। ये देखिए, तो वो जो हमने यहाँ पे कोड लिखी थी उस कोड से हमारे जो डेटा में क्या क्या वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। डेट है, यूनिक कोड है, मॉड्यूल है, आइटम है, रेंज है, तो वो सारी जो होता है यहाँ पे डेट है, यूनिक कोड है, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें जो होता है मेरा यहाँ पे फाइंड आउट हो चुका है। तो ये जो स्पेशली जो कोड है वो पूरा मुझे वैल्यू जो पता करना था कि मेरी जो उस रेंज के अंदर क्या क्या वैल्यूज़ हैं, तो ये वैल्यू जो होता है हमको यहाँ पे मिल गई है। मैं इसको हटा देता हूँ। तो अगर आपको इस तरीके से चेक करना है कि मैंने जो लाइन की कोड लिखी है उसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है, तो आप logger.log या फिर console.log का यूज़ करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब जैसे ही हमें वैल्यू जो होता है यहाँ पे फाइंड आउट हो गया, तो हम एक अलग से वेरिएबल बनाएंगे और बटन को मतलब बटन के हिसाब से हमें जो होता है ये सारे काम करवाने हैं। तो फिर हमने एक वेरिएबल इनपुट बॉक्स के नाम से बनाया, और SS1 एक्चुअल में आपका जो स्प्रेडशीट ऐप है ये है गेट UI। तो गेट UI का जो SS1 की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अभी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद SS1.prompt, प्रॉम्प्ट का मतलब हुआ है जो आपका इनपुट बॉक्स जो आपको वहाँ पे सामने दिख रहा है, वो उसके लिए मैंने यहाँ पे कोड लिखा है कि प्रॉम्प्ट में इंटर नेम इन द बॉक्स। तो इसके लिए SS1.button_set.ok और कैंसिल। ओके और कैंसिल एक्चुअल में क्या है ना, ये बटन सेट का फॉर्मेट है। इसमें कई तरह के बटन्स होते हैं, आप ओके कैंसिल यस या नो उस तरीके का बटन होता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मेट लिखी हुई है इंटर नेम इन द बॉक्स। ये देखिएगा मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, फिल्टर पर क्लिक करता हूँ, जो स्क्रिप्ट रन हो रही है, और ये देखिए इंटर नेम इन द बॉक्स, तो वही चीज़ मैंने वहाँ पे लिखी हुई है। और जो ओके और कैंसिल जो देख रहे थे नीचे आपने बटन देखा, वो बटन का फॉर्मेट है। ऐसे ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद आपको ये ऑप्शनल होता है, ये कोई मैंडेटरी स्टेप नहीं है। अगर आप नॉर्मली अगर आप इसको लिखेंगे इंटर नेम इन द बॉक्स और ब्रैकेट को ओपन क्लोज कर देंगे, तो वो जो बाय डिफ़ॉल्ट गूगल शीट का UI प्रॉम्प्ट होता है वो उसी तरीके से आएगा। लेकिन अगर आप चूज़ करना चाहते हैं कि हाँ किस तरीके का बटन उसमें दिखे, यस या नो, ओके कैंसिल या फिर एग्जिट, इस तरीके का, तो आप वहाँ पे SS1.buttonset. यहाँ पे आप फॉर्मेट दिख जाएगा और आपको बटन सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे इस तरह हमने कर लिया, और ये सेमीकोलन यहाँ पे दे देना है। और इंटर वैल्यू यूजिंग इनपुट बॉक्स, तो इन वैल्यू को कैसे हम यहाँ पे काम कराएंगे वो मैं यहाँ पे इसके लिए कोड लिखी है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं।
थोड़ा मैं इसको जल्दी करता हूँ और जिससे कि आप क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे चेक करने के लिए मैंने इफ़ कंडीशन लगाई। इफ़ कंडीशन में ये जो मेरा इनपुट बॉक्स है और इधर गेट सेलेक्टेड बटन इक्वल टू ss1 डॉट बटन डॉट ओके। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर इनपुट बॉक्स में जाएं और फिल्टर बटन पे क्लिक कर रहे हैं और ये जो बटन है ये ओके और ये कैंसिल, तो ये ओके बटन को अगर मैं क्लिक करूं, यहाँ पे मैंने लिखा है कि ओके बटन को अगर क्लिक करता हूं तो गेट नेम मतलब उसके नेम को फाइंड आउट करना है। ओके करने के बाद उसमें जो मैं बॉक्स में जो भी नेम टाइप करूं उस नेम को ये फाइंड आउट कर ले। गेट नेम इक्वल टू इनपुट बॉक्स डॉट गेट रेस्पॉन्स टेक्स्ट, मतलब उसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिख रहा हूँ उसको हमें फाइंड आउट कर लेना है। सेम इसी तरीके से आइटम नेम। अब यहाँ पे क्या है कि आइटम नेम ये एक वेरिएबल मैंने डिफाइन की वेर आइटम नेम इक्वल टू गेट नेम डॉट टू लोअर केस। एक्चुअल में क्या है कि ये भी केस सेंसिटिव होगा। जब आप यूज़र इन बॉक्स आएगी, इनपुट बॉक्स आएगी, तो उसमें जिस तरीके से हमारा यहाँ पे वर्ड लिखा रहता है हमको सेम उसी तरीके से जो होता है यहाँ पे वर्ड लिखनी होगी। जैसे यू यहाँ पे कैपिटल है तो आप जो होता है स्मॉल में अगर आप लिख करके कोई डेटा को उसमें फिल्टर कराने की कोशिश करेंगे तो ऐसी कंडीशन में वो एरर देगा, क्योंकि इसमें भी केस सेंसिटिव का मैटर होता है। तो उसी चीज़ को हमने ख़त्म कर दिया है, क्योंकि वो बार बार वो प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो इसके लिए मैंने टू लोअर केस जो होता है यहाँ पर डाल दिया है। चाहे आप छोटे में लिखें या बड़े में लिखें, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब इसके बाद यहाँ पे टू लोअर केस किया, उसके बाद वेर आउटपुट, और यहाँ पे मैंने देखिए फिल्टर फंक्शन को गेट डेटा और गेट डेटा डॉट फिल्टर, और ये जो डेटा है इसमें ये जो गेट डेटा वेरिएबल गेट डेटा में मैंने फिल्टर जो फंक्शन उसको अप्लाई किया। ये कॉल बैक फंक्शन होता है। मतलब क्या होता है कि जो फंक्शन है इसके अंदर जो डेटा है, डेटा मतलब क्या है, इसके अंदर के जो गेट डेटा के अंदर जो डेटा है वो अभी इसके अंदर आ चुका है। तो गेट डेटा, अब ये एक्चुअल में देखिए डेटा जो है अब इसमें से हमें फिल्टर किस कंडीशन पे करानी है, तो इसके लिए आपको लिखना होगा रिटर्न डेटा मतलब ये आपका डेटा जो, और उसके बाद 2 नंबर कॉलम मतलब जो ये एक अरे मेथड है। तो 2 नंबर कॉलम मतलब हो गया 0, 1 और 2। तो यहाँ पे जब हम अरे यूज़ करते हैं तो ये 0 से स्टार्ट होता है हमेशा, तो ये 0 काउंट करेगा, 1 और 2 मतलब 2, मतलब मुझे तीसरे नंबर कॉलम से डेटा को फिल्टर कराना है। टू लोअर केस इक्वल टू आइटम नेम। अब आइटम नेम हमारा यहाँ पे है, ये देखिए ये आइटम नेम है। गेट नेम मतलब हम जो इनपुट बॉक्स में जो नेम हम टाइप करेंगे वो अगर मेरे आइटम नेम के बराबर है तो ये बराबर के लिए आपको डबल इन्वर्टेड यहाँ पर इक्वल डबल इक्वल यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर हमें दूसरी एक कंडीशन और चेक करानी है। अब यहाँ यूजिंग इफ़ कंडीशन टू क्रिएट ए सीट और फिल्टर। अब यहाँ पे देखिए इफ़ मैंने दूसरी कंडीशन भी दी है, इफ़ ss डॉट गेट सीट बाई नेम इक्वल टू आइटम नेम, और वो जो होता है नल है, मतलब वो सीट इक्वल टू नल का मतलब यहाँ पे होगा ये कि सीट को चेक करेगा। यदि वो सीट क्रिएट है तब, अगर यहाँ पे ये बोल रहा है कि यदि सीट क्रिएट नहीं है इक्वल टू नल मतलब सीट मौजूद नहीं है। आइटम नेम का मतलब क्या होगा, आइटम नेम वो होगा जो हम इनपुट बॉक्स में लिखेंगे, और वो जो इनपुट बॉक्स में जो नाम हम टाइप करेंगे उस नाम से यदि सीट क्रिएट नहीं है तब क्या होगा, यही चीज़ मैंने यहाँ करनी। ss डॉट गेट सीट बाई नेम, और सीट बाई नेम मेरा मतलब आइटम नेम है, और आइटम नेम अगर उस नाम से अगर सीट क्रिएट नहीं है इक्वल अगर नल है तो यहाँ पे एक फिर से मुझे वेरिएबल जो होता है डिफाइन करना है जिसका नाम है टारगेट सीट, और फिर ss डॉट इंसर्ट सीट डॉट आइटम नेम, जो मतलब आइटम नेम। तो आइटम नेम नाम से एक सीट क्रिएट कर देना है, मतलब जो यूज़र वहाँ पे इनपुट बॉक्स में लिखेगा उसके नाम से एक सीट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही वो सीट यहाँ पे क्रिएट होगी तो फिर से हमने एक वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया सीट ने, यहाँ पे वेरिएबल माई रेंज इक्वल टू सीट नेम डॉट गेट रेंज A1 कॉलन E1 और कॉपी टू टारगेट सीट डॉट गेट रेंज A1 और E1। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हेडिंग है आप देखें, यहाँ पे जो भी हेडिंग्स हैं इस हेडिंग को भी हर सीट में जो भी सीट क्रिएट हो उसके ऊपर आनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कोड लिखी हुई है, ये वाला A1 कॉलन E1। यहाँ पे हमने ये गेट रेंज आपका ये जो होता है सीट 16 है, और सीट 16 में जो A1, ये देखिए A1 से लेकर के E1 तक के रेंज को यहाँ पे सेलेक्ट कर कॉपी करेगा और जाके टारगेट सीट जो कि आपका यूज़र बताएगा,
कि कौन सी सीट हमें क्रिएट करनी है, तो उस सीट में जा कर के हेडिंग पेस्ट कर देगा। उसके बाद फिर से हमें टारगेट सीट डॉट गेट रेंज जो तक कहाँ से हमें पेस्ट करना है, ऊपर में हेडिंग होगी, फिर दूसरे नंबर रो से पेस्ट करना है पहले कॉलम से। और ये जो आउटपुट हमारा आएगा, आउटपुट नाम से मैंने एक पहले से यहाँ पे वेरिएबल जो होता है डिफाइन की हुई है, ये जस्ट ऊपर में मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा आउटपुट है जो फिल्टर करके हमारा आउटपुट निकलेगा। तो आउटपुट का जो हमें अब कितना लंबा है कितना चौड़ा है वो ऑटोमेटिकली वो डिफाइन पता करता रहे, तो उसको कैसे हम यहाँ पे लिखेंगे, आउटपुट डॉट लेंथ, मतलब ये रो में मैंने लिखा है, ये देखिए रो नंबर है, ये कॉलम नंबर है, फिर कितने रो तक है रो में मैंने लिख दिया है कि आउटपुट की जो लेंथ होगी उतना, और आउटपुट के पहले रो से लेकर के जितना उसकी लंबा चौड़ाई होगी उतना, ये मैंने कॉलम के लिए लिखा है। उसके बाद सेट वैल्यू कर देना है। सेट वैल्यू किसको करना है, जो आउटपुट में जो हमारा फ़िल्टर होकर के आएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको कोड डाल दिया है। अगर ये चीज़ें जो कब होगी, जब हमारा सीट क्रिएट नहीं होगा, तो वो सीट बनाएगा और डेटा को फिल्टर करेगा। अगर सीट बनी हुई है तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एल्स लगाई। ये आपको ये इस तरीके से आपको यहाँ पे करली ब्रेसेस भी ख़त्म करना है। उसके बाद एल्स के लिए फिर से करली ब्रेसेस स्टार्ट करनी है और यहाँ पे ओपन और क्लोज करके फिर से दूसरी कंडीशन लिखनी है। यदि सीट क्रिएट है तो आप डायरेक्टली डेटा को फिल्टर करके वहाँ पेस्ट करेंगे। तो इसके लिए मैंने कोड लिखी ss.getSeat by name इक्वल टू आइटम नेम और .getRange, फिर वहीं आपको 2 कॉलम और वहाँ सेम रो से सेम कॉलम से और उसी तरीके से ऑटोमेटिकली वो रेंज अपना फाइंड आउट करता रहे। आउटपुट डॉट लेंथ और कॉमा आउटपुट 0 मतलब 0 रो से 0 कॉलम से और डॉट लेंथ, उसके बाद सेट वैल्यू आउटपुट। इसके बाद ये कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी जब आप ओके वाला बटन प्रेस करते हैं। तो अब यहाँ पे दूसरी कंडीशंस भी हैं। जब आप कैंसिल बटन पे प्रेस करें तो क्या, कैंसिल बटन पे प्रेस करें तो यहाँ पे एल्स इफ के लिए मैंने दूसरी कंडीशन लगा दी। यहाँ पे एल्स इफ इनपुट बॉक्स डॉट गेट सेलेक्टेड बटन इक्वल टू ss1 डॉट बटन डॉट कैंसिल, तब यहाँ पे क्या होगा, कंडीशंस में कुछ भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नीचे मैंने कोई कंडीशन नहीं दी है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा कोड है जिसका यूज़ करके आप डेटा को डायनेमिकली फ़िल्टर कर सकते हैं और साथ ही साथ जो आप यहाँ पे नाम टाइप करेंगे उस नाम से सीट भी क्रिएट होगी और यदि सीट मौजूद है तो केवल डेटा फिल्टर हो जाएगा। तो दोस्तों ये सीट जो तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए अपनी वेबसाइट पर डाल दूंगा, तो आप इसे अपने डेटा पर भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।